पैटर्न है ना क्वेश्चंस का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब 70 to 80% जो तुम्हारा मैटर रहेगा वो सिमिलर रहेगा। कुछ 20-30% चीजें होती हैं जो अपने को हर मतलब अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ अलग तरीके से पढ़नी होगी, ठीक है। यहाँ पे अपने दो मेन एग्जाम को फोकस लेके चलेंगे, वन इज एआईपी जेड, सेकेंड इज अपना नेक्स्ट एग्जाम। अगर किसी को अदर से यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी करनी होगी तो वो मैं अलग से भी करवाती हूँ। तो यहाँ पे जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एक सिलेबस क्या है अपने तो दो पोर्शंस में डिवाइड है, वन इज होम्योपैथिक पोर्शन, सेकेंड इज एलाइड पोर्शन। होम्योपैथिक पोर्शन से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो अप्रॉक्स 50% आते हैं, एलाइड से भी अप्रॉक्स 50% आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्स वर्ड बोल रही हूँ, इसका मतलब कभी कभी ये रेशो 40-60 भी हो सकता है या फिर 60-40 भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स अपने मान के चलते हैं कि 40 to 50% जो क्वेश्चन हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो फर्स्ट होम्योपैथी में अपने लिए क्या क्या मेन है, होम्योपैथी सब्जेक्ट में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दैट इज फ्रॉम मटेरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट जो फिर इंपॉर्टेंट रहते हैं दैट इज रेपर्टरी एंड लास्ट इज फार्मेसी, जहां से अपने को सबसे कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अपने अलाइड सब्जेक्ट में इसी तरीके से देखें, अलाइड में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो अपने को अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो जो फिजियो पैथो एंड पीओएम की चेन है उससे तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें अगर पीओएम में भी अपने मेनली बात करें तो पीओएम में मेनली कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फ्रॉम सीवीएस एंड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अलावा बाकी चाहे अपना हिपैटोबिलियरी सिस्टम हो, चाहे वो जॉइंट वाला सिस्टम हो, चाहे वो स्किन रिलेटेड क्वेश्चन हो या कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन जो है वो नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादा जो आते हैं वो पीएससी में आते हैं, यानी कि अगर यूपीएससी का एग्जाम होता है या फिर किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम होगा तो उसमें नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन भी 3-4 पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है लाइफ सब्जेक्ट में दैट इज ऑब्स एंड गाइनी। ऑब्स एंड गाइनी से आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एंड ऑब्स एंड गाइनी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसका जो अपने को सिलेबस करना है वो बहुत थोड़ा करना है एंड उसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार उन्हीं सारे टॉपिक से बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दैट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी से भी क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लास्ट इज पीएसएम एफएमटी एंड जो अपने बाकी सब्जेक्ट बचे वहां से 2-3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, एक्सक्लूडिंग सर्जरी। सर्जरी से भी तुमको देखें अगर अपने तो 6 to 7 क्वेश्चन जो है वो अपने को सर्जरी से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो एक अपना आइडिया हो गया कि एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे एनाटॉमी अगर अभी अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट आज अपने दो डेमो लेक्चर करेंगे। फर्स्ट जो 40 मिनट्स है उसमें अपने एनाटॉमी का करेंगे, यानी कि एक एलाइड सब्जेक्ट था, एंड जो दूसरा सेशन होएगा आफ्टर 40 मिनट उसमें अपने मटेरिया मेडिका का पोर्शन करेंगे, ठीक है, जो अपने होम्योपैथी सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट का डेमो टाइप हो जाएगा। तो जितने भी अपने सब्जेक्ट करेंगे उसको अपने किस तरीके से चलेंगे, पहले उस सब्जेक्ट की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, देन उस सब्जेक्ट से जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आए हुए हैं वो मैं तुमको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन आए, जैसे 2024 में कौन कौन से एनाटॉमी के क्वेश्चन आए, 23 में कौन से आए, 22 में कौन से आए, उन पे अपने क्लियर डिस्कशन करेंगे तो तुम्हें पता लगेगा तुमने जो थ्योरी पढ़ी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो तुम्हारा कितने उससे सही बन रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट में फिर जितनी भी तुम्हारे पास में बुक्स होंगी, 2-3 बुक्स तुम्हें बताई जाएंगी, उन बुक से तुम्हें एक टारगेट दिया जाएगा कि आज तुमको 100 क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट डे तुमको 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर उन क्वेश्चन का अपने डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से जो अपनी इसकी प्रिपरेशन है इस तरीके से चलेगी। तो एनाटॉमी का अपने आज कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें से मेन, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका तुम्हें वो पता होना चाहिए पहले कि उस सब्जेक्ट के मेन पायोनियर्स कौन कौन से हैं। जैसे अगर अपने एनाटॉमी के लिए देखें तो एनाटॉमी के लिए 3 नेम जो है वो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। वन इज फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी कौन रहे, हीरोफिलस। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर करा था, दैट इज विलियम हार्वे। एंड फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी ये कौन है, कार्ल अर्नेस्ट, ठीक है। ज्यादातर जो इनका नाम है वो अर्नेस्ट के नाम से ही तुमको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये अभी आंध्रा पीएससी हुई थी, आंध्रा पीएससी में ये क्वेश्चन आया था मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी का, ठीक है, कि मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी के फादर कौन है, तो वहां पे भी अर्नेस्ट के नेम से ही ये क्वेश्चन अवेलेबल था। तो ये तीनों यहाँ से ध्यान रखने। इसी तरीके से अपने कोई भी सब्जेक्ट करेंगे तो उसके इंपॉर्टेंट पायोनियर्स तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अब अपने अगर देखें एनाटॉमी में सबसे पहले अपने अपर लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। अपर लिम्ब से ऑल्दो सबने अपनी मतलब फर्स्ट ईयर में, क्योंकि स्टार्टिंग अपर लिम्ब से ही होती है, तो वो बहुत अच्छे से कर रखा होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसी चीज को पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, एक अपनों ने थ्योरी पढ़ी, अब उसी चीज को अपने कॉम्पिटिटिव बेस में देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट तो अपने को देखना है कि अपर लिम्ब का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहले जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उस टाइम पे जब उसका अपेंडिकुलर सिस्टम बन जाता है, तो उसके बाद में जो अपनी लिम्स है वो एक्सियल स्केलेटन में आती है ना, तो एक्सियल स्केलेटन का जो डेवलपमेंट है वो कब शुरू होता है? बाय एंड ऑफ फोर्थ वीक। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के फोर्थ वीक की जब एंडिंग होती है उस टाइम पे क्या होती है? दो अपर लिम की बड अपीयर्स होती है। ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ अपेंडिकुलर सिस्टम, अपेंडिकुलर बॉडी के। नेक्स्ट फिर क्या होएगा उसके बाद में? बिगनिंग ऑफ फिफ्थ वीक पे क्या आएगा? जो अपीयर होंगी लोअर लिम्ब की बर्ड अपीयर होती है। तो पहले तो तुम्हें इनका ओरिजिन याद रखना है कि किस टाइम पे अपना जो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर उससे अपेंडिकुलर पार्ट जो है अपने एक्सियल स्केलेटन का वो बनना शुरू होता है। तो बाय एंड ऑफ फोर्थ वीक अपर लिम्ब की बर्ड अपीयर होती है, बाय एंड बिगनिंग ऑफ फिफ्थ वीक लोअर लिम्ब की जो बर्ड है वो अपीयर होती है। देन उसके बाद में क्या होता है? ये जो बर्ड अपीयर हुई ना, इन दोनों में जैसे यहाँ पे ये रेड डॉट लगा हुआ है, ये रेड डॉट क्या वो कर रहा है? रेड डॉट से अपने देख सकते हैं कि इसका थंब कौन सी साइड पे है। तो अपर लिम्ब का भी जो स्टार्टिंग में थंब बनता है ना वो अपर साइड पे बनता है, लोअर लिम्ब का भी जो थंब बनता है वो अपर साइड पे ही बनता है। लेकिन जैसे ही जो डेवलपमेंट है फिफ्थ वीक जैसे ही कंप्लीट होता है, बाय एंड ऑफ फिफ्थ वीक क्या होती है? जो अपनी अपर लिम्ब की बड है वो लिटरली 90 डिग्री पे रोटेट कर जाती है, एंड जो लोअर लिम्ब की बड है वो मीडियली 90 डिग्री पे रोटेट कर जाती है। जिससे क्या होएगा, इसको तुम नेक्स्ट पिक्चर में भी देख सकते हो। जिससे क्या होएगा, जैसे यहाँ पे जो थंब था वो अपर साइड में था, अपर लिम्ब की बड क्या हुई? लिटरली रोटेट हो गई 90 डिग्री पे। जिससे क्या हुआ, अपना थंब जो है अपर लिम्ब का वो कहाँ पे प्लेस्ड है? लिटरल साइड ऑफ अपने हैंड पे प्लेस्ड है। इसी तरीके से जो लोअर लिम्ब है उसका भी थंब ऊपर साइड था, लेकिन उसका रोटेशन क्या हो जाता है? मीडियल साइड पे। इसीलिए जो अपनी लोअर लिम्ब है उसका थंब क्या चला जाता है? मीडियल साइड पे चला जाता है। ठीक है, इसीलिए जो अपने वो पढ़ते हैं ना फ्लेक्सर सरफेस और एक्सटेंसर सरफेस, वो जस्ट अपोजिट हो जाती है अपने अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में। क्यों? क्योंकि एम्ब्रोलॉजिकली जब अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब बर्ड अपीयर होती है एंड उसके बाद जो इनका रोटेशन होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपर लिम्ब लेटरली रोटेट होती है, जो लोअर लिम्ब है वो मीडियली रोटेट हो जाती है, जिससे जो अपर लिम्ब के एक्सटेंसर सरफेस है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे चली जाती है, एंड जो फ्लेक्सर सरफेस है वो एंटीरियर सरफेस पे आ जाती है अपनी अपर लिम्ब की, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है किसमें? लोअर लिम्ब में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि अपर लिम्ब लेटरली रोटेट करता है या फिर मीडियली रोटेट करता है। नेक्स्ट उसके बाद में ड्यू टू दिस रोटेशन क्या आएगा? इन अपर लिम्ब ऑल फ्लेक्सर्स लाई एंटीरियर साइड एंड ऑल एक्सटेंसर्स लाई पोस्टीरियर साइड ऑफ अपर लिम्ब। अपने यही पढ़ते हैं, जितनी भी अपनी फ्लेक्सर साइड की मसल्स हैं, जितनी भी अपनी फ्लेक्शन करवाने वाली मसल, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का तो पता होगा ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होगा? if anyone can tell you can okay ठीक है, आइडिया है ना फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का? जो अपना एंगल है वो कम होता है इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में, जो अपना एल्बो एंगल है वो इंक्रीज होता है। तो लोअर लिम्ब की इसी तरीके से क्या होंगी, सारी की सारी फ्लेक्शन है वो पोस्टीरियर साइड पे आ जाएंगे एंड एक्सटेंसर जितने भी मसल्स है वो एंटीरियर साइड पे आ जाएंगी। अब अगर अपने देखेंगे अपर लिम्ब, इट्स नॉट लाइन है, इट्स लिम्ब। अपर लिम्ब का जो डेरिवेशन है वो कौन कौन से सर्वाइकल सोमाइट से होता है? अपने को पता है सोमाइट्स के अपनी बॉडी के, अपने बॉडी की मेन मतलब जितनी भी वर्टिब्रेट्स बॉडी होती है उनके सबके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना सोमाइट्स। सोमाइट्स कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं? अपनी न्यूरल ट्यूब के साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं, मीजोडर्म के बने होते हैं, एंड इनसे कई सारी नर्व रूट्स का ओरिजिन होता है। जैसे C5 नर्व रूट है, तो ये कई सारी ऐसी मतलब C5 नर्व रूट के जो सोमाइट्स होंगे उनकी सबकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम रहेगी। तो जो अपनी अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई होती है वो होती है फ्रॉम C5 टू T10 T1
कभी कभी क्या हो सकता है, इसमें C4 के भी नर्व फाइबर आ सकते हैं, कभी कभी इसमें T2 के भी नर्व फाइबर आ सकते हैं। लेकिन अगर मोस्ट मतलब सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई किससे होती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हमेशा C5 to T1 ही जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को एक चीज और पढ़नी है कि अपने अपर लिम्ब, यही चीज अपने सेम जब लोअर लिम्ब पढ़ेंगे उस टाइम पे भी पढ़ेंगे। जैसे जो अपनी अपर लिम्ब का डेवलपमेंट, अगर मैं इसका रफली डायग्राम बनाए, ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन। तो जो भी इस एक्सियल लाइन से अपर साइड में होएगा उन स्ट्रक्चर्स को अपने बोलेंगे प्री एक्सियल स्ट्रक्चर। जो भी इस एक्सियल लाइन से लोअर साइड में होगी इन सारी स्ट्रक्चर्स को अपने क्या बोलेंगे, पोस्ट एक्सियल स्ट्रक्चर्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो एक यूपीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ था उसमें प्री एक्सियल आर्टरी पूछी हुई थी, उसमें कुछ भी और ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, मतलब कुछ भी और हिंट नहीं दिया हुआ था, वहां पे सिर्फ प्री एक्सियल आर्टरी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्री एक्सियल आर्टरी कौन सी होती है, ठीक है। तो वहां पे जो जो अपनी एक्सियल लाइन है इससे अपर वाली स्ट्रक्चर जगह में जो भी चीजें होंगी उनको अपने प्री एक्सियल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, एंड लोअर साइड में जो भी होंगे उनको हमने पोस्ट एक्सियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अपने को पता है थंब वाली साइड पे अपनी बोन कौन सी प्रेजेंट होती है, रेडियस बोन। तो कौन सी होगी प्री एक्सियल बोन, कौन सी होगी, रेडियस बोन। प्री एक्सियल आर्टरी, अब थंब वाली साइड पे आर्टरी कौन सी होती है, रेडियल आर्टरी। एंड वेन कौन सी होती है, सिफेलिक वेन। तो इसी तरीके से प्री एक्सियल बोन, आर्टरी एंड वेन कौन कौन सी होगी अपनी, रेडियस, रेडियल आर्टरी एंड सिफेलिक वेन। इसी तरीके से अगर अपने पोस्ट एक्सियल स्ट्रक्चर्स का देखें तो पोस्ट एक्सियल बोन कौन सी हो गई, इधर वाली साइड पे लोअर साइड पे कौन सी बोन प्रेजेंट है, अल्ना। पोस्ट एक्सियल आर्टरी कौन सी हो गई, इसको करेक्ट करना है ना, इसको मैं करेक्ट करके भेज दूंगी, मीडियन आर्टरी। एंड पोस्ट एक्सियल वेन कौन सी हो गई, बेसिलिक वेन। ठीक है, ये तो सबने पढ़ा होगा ना थोड़ा थोड़ा अपने हैंड में, कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं, कौन सी वेन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस से जो मेन, वैसे ब्रेकियल प्लेक्सस सबने ही पढ़ा होगा उसमें अपने फर्स्ट ईयर में। ब्रेकियल प्लेक्सस से जो मेन क्वेश्चन आते हैं, एक तो इनकी ना कई सारी मतलब एक डिवीजन है, जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ब्रांचेस का भी मैं तुमको निमोनिक बताऊंगी। एंड एक जो क्वेश्चन आता है कि जो रूट है वो अपनी बॉडी की कौन से एरिया में प्रेजेंट है, ट्रंक कहाँ पे प्रेजेंट है, डिविजन कहाँ पे प्रेजेंट है, कोर्ट, मतलब इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बॉडी में, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन आता है, नर्व रूट से कौन सी डायरेक्ट नर्व्स अपने को देखने को मिलती है, इसका क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट अगर अपने देखें, प्लेक्सस का मतलब ये होता है ना कि अपने को कई सारा गुच्छा मिल रहा है नर्व का। तो इस प्लेक्सस में जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसमें कौन कौन सी नर्व का अपने को बंच मिलेगा, कौन कौन सी नर्व का ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे C5 to T1 होएगा। तो नर्व रूट यहाँ पे कौन कौन सी इन्वॉल्व है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। देन रूट्स के बाद में आता है ट्रंक। तो हर जो अपर C5 एंड C6 है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, अपर ट्रंक। C7 से मिलती है मिडल ट्रंक।
नर्व, ठीक है। तो अब जो ये अपनों ने यहाँ से चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ मैं। लॉन्ग थोरेसिक नर्व का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है? C5, C6, C7 से। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है जो अपनी बॉक्सर मसल है, एंड उसके पैरालाइसिस से क्या डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो लेटसमस डॉर्साई मसल को सप्लाई करेगी, एंड उसकी डिफॉर्मिटी से अपने को मतलब जो लेटसमस डॉर्सी है उसका मेन फंक्शन अगर अपने मतलब उसके और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंबर मसल का पूछा जाता है कि क्लाइंबर मसल कौन सी है, तो दैट इज लेटसमस डॉर्साई मसल। नेक्स्ट, अब ट्रंक्स के बाद में आते हैं डिवीजन। तो जितनी भी ट्रंक हैं, चाहे वो अपर हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे लोअर हो, तीनों के ही दो दो डिवीजन निकलेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन में तो कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं। उसके बाद में बननी है कॉर्ड्स। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में तीन कॉर्ड बनती हैं, वन इज लेटरल कॉर्ड, सेकंड इज पोस्टीरियर कॉर्ड, एंड थर्ड इज मीडियल कॉर्ड। जो मीडियल कॉर्ड है वो किससे बनती है? वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से बनती है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखो, ये जो बन रही है मिडल कॉर्ड, ये किससे बन रही है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से क्या बन रही है? अपनी मीडियल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड जो है वो किससे बन रही है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक से बन रही है अपनी लेटरल कॉर्ड। और तीनों ही ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन से कौन सी कॉर्ड बनती है? पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। तो ये याद हो गया। ट्रंक्स के अपर एंड मिडल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से लेटरल कॉर्ड बनती है, लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से मीडियल कॉर्ड बनती है, एंड तीनों ही ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीजन से पोस्टीरियर कॉर्ड बनती है। अब इसकी याद करनी है तुम्हें ब्रांचेस। कहीं किसी किसी जगह पे इसको ब्रांचेस लिखा रहता है, किसी किसी जगह पे इसको नर्व्स भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, अब इसका ब्रांचेस याद करना बहुत ईजी है। लेटरल कॉर्ड को अपने याद रखेंगे, LML याद रखना है। पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए अल्नर याद रखना है, एंड मीडियल कॉर्ड के लिए तुमको M4U याद रखना है। अब इनकी क्या क्या फुल फॉर्म है, जो एक क्वेश्चन पहले, चलो यही कर लेते हैं पहले अपने। लेटरल कॉर्ड की क्या क्या ब्रांचेस थी? LML, L इज फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व जो अपनी पेक्टोरलिस मसल को सप्लाई करेगी। M इज फॉर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है? एनी आइडिया? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी इसमें AIPJ 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है? तीन मसल को सप्लाई करती है, अगर तुम्हें आइडिया है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो। CBB से उसको लिखते हैं, अगर बता पाओ किसी एक का भी नाम। चलो अपर उसकी लिम्ब की किसी भी मसल का नाम जिसका C एंड B से शुरू होता है तो भी आइडिया लग जाएगा। अपर लिम्ब की मसल्स के नाम बताओ जो C एंड B से शुरू हो। गुड, ब्रेकियलिस। तो एक तो हो गई ब्रेकियलिस, और एक मेन जो अपनी मेन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल, अपर लिम्ब की सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर मसल, आर्म की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल जो जिम में जाते हैं बनाने के लिए। गुड, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल, एंड C इज फॉर कोरेको ब्रेकियलिस, ठीक है। कोरेको ब्रेकियलिस, इनके नाम मतलब वो स्पेलिंग जो है वो तुम उधर से देख लेना, अब यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा है। तो तीन तुम्हें याद रखनी है मस्कुलोक्यूटेनियस, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या था? CBB। C इज फॉर कोरेकोब्रेकियलिस, B इज फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई, एंड थर्ड B इज फॉर ब्रेकियलिस मसल। इन तीनों ही मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। लास्ट L इज फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब जैसे अपनों ने यहाँ पे ब्रेकियलिस के बारे में पढ़ा ना, तो एक क्वेश्चन ब्रेकियलिस का और आता है, वो मैं तुमको यहीं पे बता देती हूँ। ब्रेकियलिस जो अपनी मसल है ना, वो क्या है? हाइब्रिड मसल है। हाइब्रिड मसल का मीनिंग पता है क्या होता है? हाइब्रिड मसल का मीनिंग अपनी बॉडी में अपर नहीं,
फंक्शन का फर्क नहीं होता है, नर्व सप्लाई का फर्क होता है। ऐसी मसल जिसको एक या मतलब एक से ज़्यादा नर्व्स की सप्लाई हो, चाहे 2 की हो चाहे 3 की हो, ठीक है। मतलब एक ही मसल को अलग अलग नर्व्स की सप्लाई होगी, उस मसल को बोला जाता है हाइब्रिड मसल। जिसमें से अपर लिम्ब की अभी अपने फर्स्ट हाइब्रिड मसल पढ़ रहे हैं, दैट इज ब्रेकियलिस मसल। जिसको कौन कौन सप्लाई करता है? ब्रेकियलिस मसल की जो मीडियन साइड है, मतलब मीडियल पार्ट होएगा, उसको सप्लाई करती है मीडियन नर्व, एंड लेटरल साइड को सप्लाई करती है रेडियल नर्व, ठीक है। तो ब्रेकियलिस मसल से भी 3 क्वेश्चन है। वन इज की ब्रेकियलिस मसल की जो सप्लाई है वो एक तो जो मीडियन कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंड लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है रेडियल नर्व, ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चन याद रखना। अगर लेकिन जो मेजर मतलब फंक्शन रहता है ना, अगर ऑप्शन में तुम्हारे पास में ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी ऑप्शन में हो एंड रेडियल नर्व भी हो, वैसे ऐसा वो ऑप्शन में नहीं देंगे। ऐसे जहाँ पे भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मिलता है तो ये तुमको ध्यान रखना है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो 70% ऑफ ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करती है, एंड 30% को कौन सप्लाई करती है? रेडियल नर्व। तो इस तरीके से अपनी जो ब्रेकियलिस मसल है वो क्या हो गई? हाइब्रिड मसल हो गई। और किसी हाइब्रिड मसल का नाम पता है बॉडी में? अपनी बॉडी में 5 to 6 हाइब्रिड मसल प्रेजेंट होती हैं। अगर नहीं पता है तो इसको एक बार सर्च करना और हाइब्रिड मसल की नेम पढ़ना, ठीक है। तो अगर पढ़ लो तो मेरे को मैसेज कर देना कि ये हाइब्रिड मसल तुम लोगों ने पढ़ी, एंड उसकी क्या क्या नर्व सप्लाई है। मीडियल कंपार्ट, किसी की एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन के हिसाब से नर्व सप्लाई अलग है, किसी के मीडियल एंड लेटरल पार्ट के हिसाब से नर्व सप्लाई अलग है, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी है मसल का ही, जो अपने यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज अबाउट ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ये AIPJ 2022 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ब्रेकियोरेडियलिस मसल। जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है वो क्या करती है? फ्लेक्शन का काम करती है अपनी बॉडी में, ठीक है। मतलब अपने हैंड में ये फ्लेक्सर मसल है। लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन क्या है कि इसको सप्लाई कौन करती है? रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो तुम्हें पता होगा ना कि जो फ्लेक्शन कंपार्टमेंट की मसल्स होती हैं उसको ज़्यादातर सप्लाई किसकी होती है? या तो मीडियन नर्व की या फिर अल्नर नर्व की वहाँ पे सप्लाई रहती है। रेडियल नर्व अपनी अपर लिम्ब की क्या बोलते हैं? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल बोला जाता है रेडियल नर्व को, कि जो रेडियल नर्व है वो एक्सटेंसर नर्व है। कि रेडियल नर्व जिन भी मसल्स को सप्लाई करेगी वो अपने अपर लिम्ब में एक्सटेंशन का काम करेगी। लेकिन उसके सिंगल एक ही मसल ऐसी है जो उसका एक्सेप्शन है इस पॉइंट का, दैट इज ब्रेकियोरेडियलिस मसल, कि इसको रेडियल नर्व की सप्लाई होती है, लेकिन फिर भी ये क्या करती है? फ्लेक्शन का काम करती है अपर लिम्ब में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन AIPJ 2022 में भी आया था एंड 2020 में भी आया था, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, ये तो अभी अपनों ने क्या पढ़ी है? लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस पढ़ी हैं। अब अपने मीडियल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड कौन कौन सी है, जिसको अपने अल्नर निमोनिक से तुम लोग याद रख सकते हो। U इज फॉर अपर सबस्कैपुलर नर्व, L इज फॉर लोअर सबस्कैपुलर नर्व, N is for nerve to latissimus dorsi, thoracodorsal nerve, A is for axillary nerve and R is for radial nerve, ठीक है। तो ये 5 जो यहाँ पे तुम्हें याद रखनी है नर्व्स, कौन कौन सी ओरिजिनेट हो रही हैं पोस्टीरियर कॉर्ड से। जहाँ से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो एक्सिलरी नर्व का एंड रेडियल नर्व का क्वेश्चन आता है, कि एक्सिलरी नर्व कौन सी कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, रेडियल नर्व कौन सी कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, इसको तुम M4U से याद रख सकते हो। M इज फॉर मीडियल पेक्टोरल नर्व, M इज फॉर मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये देखो यहाँ पे अपने क्या पढ़ रहे हैं? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इसी तरीके से जब अपनों ने लेटरल कॉर्ड में ML पढ़ा, वहाँ पे भी एक L पढ़ा अपनों ने, किसके लिए? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो इसका मतलब मीडियन नर्व का जो ओरिजिनेशन हो रहा है वो लेटरल कॉर्ड से भी हो रहा है एंड मीडियल कॉर्ड से भी हो रहा है। दोनों से ही एक एक ब्रांच निकल के फिर मीडियन नर्व बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एंड लास्ट इज अल्नर नर्व। तो यहाँ से अल्नर नर्व का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कि अल्नर नर्व जो है वो मीडियल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एक जो यहाँ पे क्वेश्चन बच गया था, क्या?
दैट इज अबाउट कि जो रूट एंड ट्रंक्स है वो कहाँ पे कौन से एरिया में प्रेजेंट होती हैं, तो ये नेक वाले एरिया में होती हैं। डिविजन जो है वो क्लेविकल के बिहाइंड आके बनते हैं। एंड कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस कहाँ पे आके बन जाती हैं, एक्जिला में आके कॉर्ड एंड ब्रांचेस बन जाती हैं। देन ब्रांचेस जो हैं फिर वो आगे पूरे अपर लिम्ब में जाती हैं एंड अपर लिम्ब के कुछ कुछ पोर्शंस को सप्लाई करती हैं। ठीक है, वो अपने देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अल्नर नर्व की कहाँ पे सप्लाई है, मीडियन की कहाँ पे है, कौन सी मसल को पर्टिकुलरली अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, कौन सी को मीडियन, कौन सी को रेडियल कर रही है। लेकिन इन जनरल तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रूट एंड ट्रंक्स आर मेड इन नेक, डिविजन्स बिहाइंड क्लेविकल एंड कॉर्ड एंड ब्रांचेस आर बिहाइंड एक्सिला या फिर इन एक्सिला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दैट इज अबाउट लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, या फिर जिसको तुम बोल सकते हो थिकेस्ट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो लार्जेस्ट ब्रांचेस रेडियल नर्व और थिकेस्ट नर्व भी कौन सी है, रेडियल नर्व। स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, जैसे अपनों ने पोस्टीरियर कॉर्ड से पढ़ा ना कि वहाँ से 5 नर्व्स हैं ओरिजिनेट हो रही हैं, जिसको अपने अल्नर वर्ड से याद रखा है। उसकी सबसे छोटी ब्रांच कौन सी है, और ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं मतलब पहले के एग्जाम्स में। तो स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच कौन सी है पोस्टीरियर कॉर्ड की, दैट इज एक्सिलरी नर्व। जो मीडियन नर्व है उसको क्या बोला जाता है, लेबरर नर्व या फिर आई ऑफ द हैंड भी बोला जाता है। ये भी अपने पढ़ेंगे क्यों बोला जाता है आई ऑफ द हैंड, क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकेंड लुम्ब्रिकल को, जो अपनी फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर को ये सप्लाई करती है। ये जब अपने ना मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड एक्सिलरी नर्व को अपने पूरी डिटेलिंग से करेंगे क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं। लेबरर नर्व भी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने हैंड की मेजर फ्लेक्सर मसल्स को सप्लाई करती है। इसी तरीके से अल्नर नर्व को म्यूजिशियन नर्व बोला जाता है। अभी के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि ये क्वेश्चन आता है। लेबरर नर्व इज मीडियन नर्व, आई ऑफ द हैंड इज मीडियन नर्व, म्यूजिशियन नर्व इज अल्नर नर्व। इसके पीछे कंसेप्ट क्या है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इज नर्व रिलेशन टू ह्यूमरस। तो अपनी जो इसकी आर्म की अपर लिम्ब की जो मेजर बोन है, जो सबसे बड़ी बोन है, दैट इज ह्यूमरस। तो अपने को ये पढ़ना है कि ह्यूमरस से कौन कौन सी नर्व्स का रिलेशन है। तो 3 नर्व्स का वहाँ पे रिलेशन रहता है ह्यूमरस से। वन इज एक्सिलरी, सेकेंड इज रेडियल एंड थर्ड इज अल्नर नर्व। एक्सिलरी नर्व जो है वो अपनी ह्यूमरस के सर्जिकल नेक से निकलती है। तुम्हें पता होगा ना कि जो ह्यूमरस है उसमें सर्जिकल एंड एनाटॉमिकल नेक देखने को मिलता है। एक सेकेंड, जो अगर अपने ह्यूमरस की स्ट्रक्चर देखोगे तुम तो इसका जो अपर एंड है वहाँ पे तुम्हें 2 नेक्स देखने को मिलेंगे। वन इज सर्जिकल नेक, सेकेंड इज एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है एनाटॉमिकल नेक का और सर्जिकल नेक का मीनिंग क्या है। तो सर्जिकल नेक का मतलब क्या है, जो अपनी ह्यूमरस के अपर एंड को बाकी पोर्शन जो बचा यानी कि शाफ्ट पोर्शन ऑफ बोन से अलग करेगी, दैट इज सर्जिकल नेक। और एनाटॉमिकल नेक जो अपर एंड में से सिर्फ हेड वाले पोर्शन को सेपरेट करेगी वो होएगी एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, तो एनाटॉमिकल नेक सर्जिकल नेक का मतलब समझ आया। एनाटॉमिकल नेक अपर एंड में से हेड वाले पोर्शन को अलग करती है एंड सर्जिकल नेक अपनी पूरी बोन के अपर एंड को शाफ्ट से अलग करती है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। सर्जिकल नेक से कौन सी नर्व क्रॉस होती है, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स देखनी है तुम्हें, जिस पे ध्यान जाना चाहिए तुम्हारा, वन इज ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, क्योंकि इससे रिलेटेड मसल अटैचमेंट अपने को ध्यान रखनी है, उसका भी क्योंकि क्वेश्चन आता है। वन इज ग्रेटर ट्यूबरकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेकेंड इज लेसर ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है एंटीरियर साइड पे। इन दोनों के बीच में बाइसेपिटल ग्रूव प्रेजेंट होता है, या फिर जिसको अपने इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव भी बोलते हैं। यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी रहती है, यहाँ पे एक स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट रहता है एंड दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। नेक्स्ट जो एक्सिलरी नर्व है वो रिलेटेड किससे, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से। रेडियल नर्व जो है वो किससे रिलेटेड है, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पार्ट से, या फिर जो स्पाइरल ग्रूव जो मैंने बताया ना बीच में, अभी देख लेंगे अपने। अल्नर नर्व जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल से रिलेटेड है। इसको तुम इस डायग्राम में देख सकते हो तो तुमको इजीली याद रहेगा। देखो एक्सिलरी नर्व यहाँ से सर्जिकल नेक से होती हुई जाती है, रेडियल नर्व स्पाइरल ग्रूव से होती हुई जाती है एंड अल्नर नर्व जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल से होके जाती है। ठीक है, तो ये तीनों नर्व के ह्यूमरस से रिलेशन याद, ह्यूमरस से इन तीनों नर्व के रिलेशन ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट ह्यूमरस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल की अटैचमेंट क्या है। तो लेसर ट्यूबरकल पे एक इंपॉर्टेंट मसल अटैच होती है दैट इज सब स्कैपुलरिस मसल, एंड ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंपॉर्टेंट मसल कौन सी अटैच होती है? तीन मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरस माइनर। अच्छा, अभी अगर ये मीटिंग एंड हो जाएगी ना तो इसके 9 मिनट बाद अपने दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे, तो मतलब दोबारा ज्वाइनिंग कर लेना, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, वेट करना, फिर उसमें अपने मटेरियल का डेमो लेक्चर करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर अटैच है? तीन, वन इज सुप्रास्पाइनेटस, सेकंड इज इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरस माइनर मसल। इन चारों मसल का ही रोल कहाँ पे आता है, किससे रिलेटेड है ये मसल्स? ये चारों मसल्स किससे रिलेटेड है, एनी आइडिया? ये चारों मसल अपने रिलेटेड हैं रोटेटर कफ से। रोटेटर कफ क्या होता है? व्हाट इज रोटेटर कफ? रोटेटर कफ जो अपनी ह्यूमरस को डिस्प्लेस होने से बचाता है, ठीक है। इस इन्हीं मसल्स की वजह से जो ह्यूमरस है अपनी डिस्प्लेसमेंट से बचती है। मतलब ये मसल अपनी ह्यूमरस को जो उसमें ग्लिनॉइड कैविटी में प्लेस्ड रखती हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे रखती हैं। लेकिन ये मसल्स क्या होती हैं, तीन साइड से ही प्रोटेक्शन दे पाती हैं। लोअर साइड पे जो प्रोटेक्शन है मतलब उतना सही नहीं होता है, इसीलिए तुमने देखा होगा जितने भी ज़्यादातर जो ये शोल्डर डिसलोकेशन के केसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो डिसलोकेशन देखने को मिलता है लोअर साइड पे ही डिसलोकेशन देखने को मिलता है, और ये भी क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये याद हो गया, यहाँ पे सबस्कैपुलरिस उससे लेसर ट्यूबरकल से अटैच्ड है, ग्रेटर ट्यूबरकल से SIT बोलते हैं इसको, SIT से याद रख सकते हैं। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरस माइनर मसल, ये ध्यान रखना है क्योंकि माइनर मेजर वाले क्वेश्चन भी कई जगह फंसेंगे, ठीक है। तो टीरस माइनर मसल है यहाँ पे। नेक्स्ट जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है बाइसेपिटल ग्रूव, या फिर जिसको इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस बोल सकते हैं। इसका क्या निमोनिक है, इसको कैसे याद रख सकते हो? लेडी बिटवीन टू मेजर्स। तो इसका मतलब जो इस बाइसेपिटल ग्रूव की लेटरल लिप है वहाँ पे कौन सी मसल अटैच होएगी? पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसकी जो ग्रूव की मीडियल लिप है उस पर कौन सी मसल अटैच होती है? लेटिसिमस डॉर्साई मसल, और बीच में होती है टीरिस मेजर। तो ये ध्यान रखना, टीरिस मेजर जो मसल है वो कहाँ पे अटैच्ड है? मीडियल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव से। लेकिन टीरिस माइनर मसल का जो अटैचमेंट था वो किससे था? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से, ठीक है। और ये इसका भी क्वेश्चन आता है कि लेटरल लिप पे कौन सी मसल है। मतलब इसको तुम ऐसे सिर्फ इतना भी नहीं याद रख सकते हो पेक्टोरलिस मेजर, टीरिस मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्साई है, ये भी आधा आंसर होएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा क्वेश्चन फंस सकता है। तुम्हें एग्जैक्ट ध्यान रखना है कि पेक्टोरलिस मेजर लेटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रूव पे अटैच्ड है, मीडियल लिप पे टीरिस मेजर है एंड फ्लोर पे लेटिसिमस डॉर्साई है। ऑल्दो अपने बहुत सारी मसल्स का नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम हर मसल की अटैचमेंट और उस तरीके से याद रख सको। ये मैं सिर्फ तुम्हें अभी मैंने किसी भी तुम्हें मसल का वो नहीं बता रही हूँ ना कि इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चंस में आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अपने उसी तरीके के पर्पस से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तुम्हें वही बताई जाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा। तो जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना ध्यान रख लोगे, वही सफिशिएंट है तुम लोग के लिए। नेक्स्ट ये वही सर्जिकल नेक एंड एनाटॉमिकल नेक का डेफिनेशन लिखा हुआ है। सर्जिकल नेक क्या है? जो अपने अपर एंड को शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से अलग कर रही है, यहाँ से एक्सिलरी नर्व निकलती है। एनाटॉमिकल नेक क्या है? ए लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अपर एंड। और कैरिंग एंगल कितना होता है अपनी अपर लिम का? दैट इज 163। अगर तुम देखोगे अपना अपर लिम जो है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे नहीं प्लेस्ड है ना। अपनी अगर हाथ देखोगे तो कभी वैसे गिराओगे तो एग्जैक्ट 180 डिग्री पे थोड़ी गिरता है, थोड़ा सा जो लोअर पार्ट है अपने अपर लिम का
जो इसका आर्म वाला एरिया है वो एक एंगल पे रहता है, तो ये जो एंगल है ये इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। ये कितना है 163 डिग्री। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। अगर अपने देखें इसकी C5, ये तो अभी वैसे कंप्लीट हो भी नहीं पाएगी इसमें, कुछ और important करवाते हैं। अच्छा ये पढ़ सकते हैं, ये जैसे अपनों ने पढ़ भी लिया कई चीज़ें। एक्सेलरी नर्व का अपनों ने पढ़ा, इसका नर्व रूट क्या है C5 C6 है। एक्सेलरी जो नर्व है वो दो मेन मसल्स को सप्लाई करती है, वन इज डेल्टॉइड मसल, सेकेंड इज टीरेस माइनर मसल। डेल्टॉइड मसल है वो उसका काम क्या है, अपने जो शोल्डर जॉइंट पे एबडक्शन करवाना। एबडक्शन एंड रिडक्शन का मतलब भी पता ही होगा ना सबको। तो डेल्टॉइड मसल कहाँ पे रूल में आती है, जब अपर लिम का एबडक्शन होना होता है तब। एंड टीरिस माइनर का जो मेन मसल का काम क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट का जो मेन काम है वो करती है टीरिस माइनर मसल। ये तो हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे जो मतलब वो पालसी करी हुई है ना, मैंने यहाँ पे बताई हुई है अब्स पालसी, उसमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो जो इस मसल्स के फंक्शंस हैं वो अपने को बॉडी में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसकी नर्व सप्लाई C5 C6 C7 है। इसकी नर्व रूट ये ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरिको ब्रेकियलिस को सप्लाई करती है। ब्रेकियलिस का मेन काम फ्लेक्शन का है, बाइसेप्स ब्रेकाई का सुपाइनेशन का है। नेक्स्ट इज रेडियल नर्व। चलो मटीरिया मेडिका का अपने शुरू करते हैं, एक क्लास को एंड करते हैं, ये वैसे भी एंड होने वाली थी। नॉर्म